हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। हम विलियन टॉपिक पढ़ रहे थे, सेकेंड चैप्टर हमारा। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स नियम। ठीक है, राउल्ट्स नियम। उसके पहले हम थोड़ा समझेंगे द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो हम लोग जो समझना चाहिए हमें, वो है टर्म वाष्प दाब। ठीक है, तो देख लेते हैं कि वाष्प दाब क्या है और उसके बाद हम चलेंगे द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब समझने। मतलब समझ लीजिए कि हम द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब ही समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई लिक्विड है ना, ये मैं एक क्लोज कंटेनर ले रही हूँ। क्लोज कंटेनर मतलब एक मैं बर्तन ले रही हूँ जो कि बंद है चारों तरफ से, और उसमें क्या है, ये लिक्विड है। ठीक है, हमने ये द्रव रखा हुआ है। अब क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी मैटर यानी पदार्थ जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, अवयवी कणों से मिलके बना होता है। और द्रव क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। द्रव क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। तो जो पदार्थ है हमारा वो किससे मिलके बना है, अवयवी कणों से मिलके बना है, राइट। तो क्या होता है, जैसे ये मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, अवयवी कण जो रहते हैं, वो रैंडम मोशन में रहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है। गैस के लिए तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आता है। ठीक है, लेकिन आप द्रवों के लिए भी समझिए। द्रव भी जो है उसमें देखेंगे आप कभी कई बार तो वेव चलती रहती है ना, लहरें चलती रहती है। ठीक है, वो दिखाई नहीं देती है, मूवमेंट बहुत स्लो होता है बहुत बार, इसलिए आपको दिखाई नहीं देती। पर जब एनर्जी ज़्यादा, जैसे समुद्र की लहरें, उसमें एनर्जी जो रहती है बहुत ज़्यादा रहती है हवा के दबाव की वजह से, तो उसकी वजह से आपको लहरें उठती हुई दिखती हैं, राइट। तो इस प्रकार से ही क्या होता है, जैसे हमारा एक कंटेनर है, एक बर्तन है जिसमें हमने द्रव ले लिया है। आपको क्या, जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल जो है ना आपस में इंटरैक्ट करते हैं, मतलब लड़ते हैं, कोलाइड करते हैं, इसको बोलते हैं आपस में। ठीक है, तो क्या होता है, इन जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी अवयवी कण हैं, इनकी जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो कई बार बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो अपना ये जो ऑरा है, ये जो अपना इनका बाउंड्री है, उसको स्किप कर देते हैं, मतलब उससे निकल जाते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ तक तो पानी भरा है और यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, राइट। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है, मतलब कुछ भी नहीं इन द सेंस कि एयर है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही ये मॉलिक्यूल, ये जो अवयवी कण है द्रव का, वो निकल जाता है इस ऑरे से, इस बाउंड्री से, वो पहुंच जाता है गैस के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस चलती रहती है। ठीक है, मतलब लगातार चलती रहती है, रुकती नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल, जो बहुत सारे अवयवी कण हैं, जो द्रव है हमारा, उसके वो चले जाते हैं वेपर फेज में, यानी वाष्प बन जाते हैं। हाँ, और कुछ देर बाद ये जो वाष्प है, जब इसकी ऊर्जा कम हो जाती है, जब ये वापस से इनसे लड़के इसकी ऊर्जा लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो ये क्या होता है, वापस से अपना द्रव के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कि द्रव से वाष्प में जाना और वाष्प से द्रव में आना, ये लगातार चलती रहती है, ये लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखेंगे, एक फिक्स समय पर अगर आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि कुछ पोर्शन इस द्रव का इस वाष्प में रहेगा। और इसका जो, अब वाष्प दाब क्या होता है ये समझ लीजिए। क्या होता है दाब, क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा बर्तन हो जो चारों तरफ से बंद हो, अगर इसमें गैस रखे हैं, हमने गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हैं, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट करते हैं यानी लड़ते हैं, तो ये जो दीवारें हैं, जो चार दीवारी है, उससे लड़ते हैं। जब ये इस दीवार पे लड़ते हैं तो ये इस पर एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अगर आप किसी से लड़ते हैं, आपको फोर्स आप लगा रहे होते हैं, अगर फिजिक्स की भाषा में बोला जाए तो ये फोर्स लगाते हैं। और इसी तरह हर एक जो अणु है, हर जो एक अणु है, अब यही कण है, वो दीवारों पर लगाता है, क्या दाब लगाता है। ठीक है, और यही दाब को हम मेज़र करते हैं, इसी दाब को हम क्या करते हैं, मापते हैं, और हम कहते हैं कि ये वाष्प दाब है। ठीक है, क्या कहते हैं, वाष्प दाब, या फिर
सिंपल प्रेशर भी कहते हैं, यानी दाब भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे द्रव के बारे में बात की है, और द्रव तो अपना तो वो लगा ही रहा है दाब, साथ के साथ क्या हो रहा है, इसके जो अव्ययी कण जो वाष्प में परिवर्तित हो गए वो भी लगा रहा है दाब, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम हमने दिया है वाष्प दाब, ठीक है। हमने नहीं, साइंटिस्टों ने दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये हो गया वाष्प दाब। तो क्या हुआ, वाष्प दाब किस केस में आता है, जब द्रव के जो अणु हैं वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं और तब लगाते हैं प्रेशर किस पर, दीवारों पर, जो कंटेनर है, जो हमारा बर्तन है उसके दीवारों पर लगाते हैं। तो ऐसे दाब को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब, ठीक है। तो आई होप कि आपको वाष्प दाब क्या है वो समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में इसी वाष्प दाब को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं, है ना, वेपर प्रेशर कहते हैं। और लिक्विड जो है वो कंटिन्यूअस वेपर में, और वेपर जो है वो कंटिन्यूअस लिक्विड में इंटर कन्वर्ट होता रहता है। और एक स्टेट होता है जिसपे ये जो रेट है, यानी जिस गति से हमारा अव्ययी कण द्रव से वाष्प में जा रहा है वो बराबर हो जाता है वाष्प से द्रव में आने वाले कण के गति के बराबर हो जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाष्प दाब क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब इसी वाष्प दाब के यूज़ करके हम लोग पढ़ने वाले हैं राउल्स का नियम, ठीक है, राउल्स लॉ बोलते हैं इंग्लिश में। और हम लोग अब देखेंगे, सबसे पहले देखिए द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब क्या लिखा है। अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, समझाने के लिए बताया। अब हम लोग उसको कैसे साइंटिफिक टर्म में क्या लिखा होता है या एग्जाम में आपको क्या लिखना है ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जब विलायक, क्या लिखा है, जब विलायक कोई द्रव होता है, जब हमारा कोई विलायक जो सॉल्वेंट है वो कोई द्रव होता है तो द्रवीय विलय बनते हैं, द्रवीय विलयन बनते हैं। हाँ सही बात है, जब विलायक द्रव है तो द्रवीय विलयन बनेंगे ना। विलय एक गैस, द्रव या ठोस हो सकता है, सही बात है। हमने देखा कि विलय गैस भी हो सकता है, जैसे HCl देखा था हमने, कार्बन डाइऑक्साइड देखा था, और साथ के साथ क्या देखा कि एक द्रव भी हो सकता है। हाँ द्रव भी हमने अल्कोहल देखा था, एसीटोन देखा था। और ठोस तो हो ही सकता है, जैसे शुगर हुआ, मतलब हमारा शक्कर हुआ, और हमारा क्या हुआ, लवण हुआ, यानी सॉल्ट हुआ। ये सब तो हमने देख लिया है, ठीक है। सामान्यतः द्रवीय विलायक वाष्पशील होते हैं। अब किसका क्या है, वाष्पशील क्या होता है, तो देखिए जो हमने ये चीज़ ये पढ़ी कि कोई जो हमारा द्रव है वो वाष्प में कन्वर्ट यानी परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं वाष्पशीलता। क्या कहते हैं, वाष्पशीलता, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है वोलेटिलिटी, वोलेटाइल, ठीक है। तो क्या होता है, इस जो वाष्पशीलता है, अगर कोई जो हमारा सब्सटेंस, अगर कोई पदार्थ है वो वाष्पशील है तो वो क्या करेगा, वो वाष्प में कन्वर्ट हो सकता है अगर वो किसी और स्टेट में है। अगर वो किसी और स्टेट में है, जैसे कि द्रव में है, तो वो वाष्प में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि अभी हमने सॉल्वेंट का एग्जांपल लेके देखा, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, वाष्पशील कहते हैं। तो क्या लिखा है, सामान्यतः द्रवीय विलायक वाष्पशील होते हैं। तो जैसे हम पानी ही ले लें, जल को ही एक यूनिवर्सल विलायक कहते हैं, है ना। तो अगर हम जल ले लें, जल के बारे में बात करें, तो जल जो रहता है, जो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं, पानी के जो अव्ययी कण है, वो क्या कहते हैं, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वाष्प में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ, जल क्या हुआ, वो वाष्पशील हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से विलेय भी क्या होते हैं, वाष्पशील हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कोई हम ऐसा सब्सटेंस ले रहे हैं, ऐसा पदार्थ ले रहे हैं जो वाष्पशील हो भी सकता है, और कभी कभी ऐसा भी मिलता है जो नहीं होता है वाष्पशील। यानी कि अगर कोई वाष्पशील पदार्थ हमने लिया, विलेय लिया, तो क्या होगा, इसका कहने का मतलब कि जैसे इसमें अभी सिर्फ हमने क्या लिया था, सॉल्वेंट लिया था, यानी कि हमने लिया था विलायक। अब इसके साथ साथ विलेय भी लेते हैं। सपोज क्या, जो रेड मार्क दिखा रहा है आपको, ये है विलेय के अव्ययी कण। अब क्या है कि जो विलेय है, इसके अव्ययी कण अगर ये विलयशील हुआ तो इसके भी अव्ययी कण आपको वाष्प में मिलेंगे। और जैसा ये कंडीशन कन्वर्जन
परिवर्तन हो रहा था द्रव से वाष्प में, उसी प्रकार से विलेय के अवयवीकरण भी करने लगेंगे ये परिवर्तन। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या लिखा है। हम लोग देख रहे थे कि विलेय वाष्पशील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि विलायक के केस में विलायक ज़्यादातर वाष्पशील होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे द्विअंगी विलयनों के गुण का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, द्विअंगी क्या होता है? द्विअंगी मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, यानी एक विलेय और एक विलायक। ठीक है, एक विलेय और एक विलायक। ठीक है, दो हो गए, इसलिए हमने क्या बोला? द्विअंगी। ठीक है, द्विअंगी गुणों के का अध्ययन करने वाले हैं, अर्थात विलयन जिसमें दो अवयव होते हैं। ठीक है, दो कॉम्पोजिशंस, दो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे। ठीक है, यानी कि एक द्रवों का द्रव में विलयन और दूसरा, मतलब दो केसेस हो सकते हैं। एक तो द्रवों का द्रवों में विलयन, मतलब हमारा जो विलेय है और विलायक दोनों के दोनों क्या है? द्रव स्टेट में है। और दूसरा क्या है? ठोसों का द्रव में विलयन। तो समझ में आया कि ये क्या वाष्पशीलता क्या होती है। इस पूरे पैरा से आपको दो चीज़ें देखनी है, एक वाष्पशीलता समझनी है और एक वाष्प दाब समझना है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग द्रव विलयनों का वाष्प दाब समझते हैं। अब जब हम लोग ये द्रव विलयनों का वाष्प दाब पढ़ने आएंगे तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा राउल्ट्स का नियम। ठीक है, क्योंकि यही राउल्ट्स का नियम ही, जो राउल्ट्स नियम है या राउल्ट्स लॉ कहते हैं इंग्लिश में, वो जो है ये द्रव के विलयनों का वाष्प दाब के बारे में हमें अच्छे से समझाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि राउल्ट्स नियम है क्या। तो देखिए, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। क्या लिखा है? देखिए, वाष्पशील द्रवों का मतलब हमने समझ लिया है। ठीक है, और प्रत्येक अवयव मतलब जितने कॉम्पोजिशन है, यानी कि द्विअंगी में कितने होंगे? दो। ठीक है, दो। ठीक है, और आंशिक दाब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, सब कुछ हमने अब पढ़ लिया। अब हमें सब रिलेट करना है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से रिलेट करिएगा। तो क्या लिखा है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन के उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब क्या बोलते हैं, हमारा जो द्रव है, वाष्पशील द्रव जो है वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वाष्प में जब कन्वर्ट होता है तो वो उसकी वजह से आंशिक दाब आता है। मैंने आपको दाब समझाया कैसे आता है। तो उसकी वजह से, जो वाष्पशील द्रव है उसकी वजह से क्या होता है? आंशिक दाब आता है। और ये जो आंशिक दाब है ये उतना ही होगा या उसी के रेशियो में होगा, उसी के अनुपात में होगा जिसमें उसके मोल अंश हैं। ठीक है, मोल अंश यानी मोल अंश मोल भिन्न, जिसको हम x से दिखाते हैं, x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आंशिक दाब जो रहेगा हमारा किसके समानुपाती रहेगा? उसी सब्सटेंस, उसी जो हमारा कंपोनेंट है उसी के मोल अंश के अनुसार समानुपाती। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट तो हो गई, लेकिन इसको अगर हमको अपने अंदर समझाना है, अच्छे से समझाना है, समझना है हमें, तो हम उसके लिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो हमने क्या किया? दो वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होगा? हम एक क्लोज कंटेनर लेंगे, एक ऐसा पात्र लेंगे जो बंद है, एक बंद पात्र लेंगे और उसमें हम दो ऐसे द्रव लेंगे जो, पहली बात तो दोनों वाष्पशील होने चाहिए। ठीक है, और एक हमारा विलेय रहेगा और एक हमारा विलायक रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम जो हमारा एक नंबर हमने मान लिया, नाम देना पड़ता है ना कुछ, तो एक नाम देते हैं। एक हमारा रहेगा विलायक। ठीक है, एक हमारा क्या रहेगा? विलायक। और दो रहेगा हमारा विलेय। ठीक है, दो हमारा क्या रहेगा? विलेय रहेगा। तो अब हमने दो कंपोनेंट ले लिए, यानी दो हमारे कंपोनेंट्स हो गए। एक रहेगा एक नंबर, दूसरा रहेगा दो नंबर। ठीक है, अब क्या है? हमने एक पात्र लिया जो कि बंद है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, वो चारों तरफ से बंद होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? इस पात्र में हम लोग
सबसे पहले विलायक लेंगे, विलायक को भरेंगे और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा विलेय इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, विलेय हम जो डालते जाएंगे। अब देखिए, जैसे कि हमने जब हम पिछले लेक्चर्स में हमने आपने याद किया होगा, समझा होगा, तो सबसे पहले जो मोल फ्रैक्शन वाला हमारा वीडियो था उसमें हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में बात की थी, यानी कि हमने मोल भिन्न, मोल अंश के बारे में समझा था। ठीक है, तो मोल अंश हमने देखा था कि प्योर का एक होता है, प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध जो हमारा रहता है सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ या शुद्ध द्रव, उसका मोल अंश कितना होता है, एक रहता है। ये हमने देखा था, है ना। तो उसी चीज़ को हम आगे लेके कंटिन्यू करने वाले। उसके पहले जैसा कि ये जो हमारा नियम है, इस नियम के अनुसार अगर हम जो हमारा कंपोनेंट 1 है उसका जो आंशिक दाब रहेगा वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, किसके समानुपाती रहेगा, उसी के मूल अंश के, यानी कि P1 अगर हम दिखा रहे हैं पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब कंपोनेंट 1 का, तो वो किसके प्रोपोर्शनल यानी किसके समानुपाती रहेगा, मोल अंश 1 के। ठीक है, जो कंपोनेंट 1 है उसके मोल अंश के समानुपाती। ठीक है, और उसी प्रकार से जो हमारा कंपोनेंट 2 है यानी जो हमारा विलेय है, विलेय का जो आंशिक दाब रहेगा वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, मोल अंश 2 के। ठीक है, मोल अंश किसके, 2 के। ठीक है, तो अब हमारा ये बन गया। ठीक है, ये हमारा बन गया क्या, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। ठीक है, समानुपाती है X1 की, और P2 समानुपाती है X2 की। अब हमें ये जो साइन है ये हटाना है, तो साइन को हटा के बराबर लगाने के लिए एक कांस्टेंट आता है ना, एक कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट यहाँ पर हमने लगाया है P1 नॉट, P1 नॉट। अब ये P1 नॉट क्या है, तो ये शुद्ध घटक एक के का समान ताप पर वाष्प दाब है, यानी, और P2 नॉट क्या रहेगा, P2 नॉट रहेगा शुद्ध घटक 2 का समान ताप पर वाष्प दाब। मतलब समझ लो कि शुद्ध घटक का एक ही टेम्परेचर पर, एक ही तापमान पर जो हमारा वाष्प दाब आ रहा है P1 का, उसको P1 नॉट कहेंगे, यानी शुद्ध घटक का। ठीक है, शुद्ध द्रव का। तो ये रहेगा हमारा P1 नॉट और ये रहेगा हमारा P2 नॉट। ठीक है, तो ये हमारा ये हथियार तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं थोड़ा डायग्राम के अनुसार। ठीक है, तो हमने ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान है पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने कि एक क्लोज कंटेनर लिया, हमारा एक बंद पात्र है। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने X1 जो हमारा विलायक है वो हमने ले लिया अपने कंटेनर में। ठीक है, अब क्या है कि धीरे धीरे करके देखिए X2 यहाँ पर 0 है, यानी विलेय का जो मात्रा है वो यहाँ पर 0 है, यानी विलेय का मोल अंश यहाँ पर हमने 0 लिया है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हम अपने जो X2 है यानी विलेय है उसका जो अमाउंट है, उसका जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, डालना शुरू करेंगे हमारे विलायक में, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो मोल अंश रहेगा 2 का, विलेय का जो मोल अंश रहेगा वो बढ़ना चालू कर देगा। ठीक है, विलेय 2 का मोल अंश क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो अब जैसे जैसे बढ़ने लगेगा वैसे देखते हैं अब इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, जब हमारे पास सिर्फ हमने विलायक लिया, X1 लिया, तो प्योर है यानी कि शुद्ध है, तो उसका मोल फ्रैक्शन यानी मोल भिन्न कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। मोल भिन्न जब हम समझ रहे थे तभी क्या हमने देखा था कि शुद्ध अगर कोई हमारा विलायक रहेगा तो उसका मोल अंश 1 रहेगा और 1 से ज़्यादा मोल अंश नहीं रहता है ना। तो जब हमारा X1 1 के बराबर है तब हमारा जो प्रेशर जो हमारा वाष्प दाब है वो हमारे शुद्ध घटक के वाष्प दाब, शुद्ध घटक 1 के वाष्प दाब के बराबर है, यानी P1 नॉट से दिखाएंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोग इसमें जो हमारा सोल्यूशन है, जो हमारा विलायक है, उसमें हम विलेय की मात्रा डालना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम विलेय की मात्रा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विलेय तो बढ़ेगा पर विलायक का मोल अंश घटने लगेगा। ठीक है, विलायक का मोल अंश घटने लगेगा। तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे इधर X2 जो रहेगा वो बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा मोल अंश रहेगा 2 का वो हो जाएगा 1, मतलब
मैक्सिमम, ठीक है। और हमारा जो x1 रहेगा मोल अंश विलायक का वो हो जाएगा मिनिमम, मतलब सबसे कम, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। तो अब जैसे जैसे मोल अंश बढ़ रहा है 2 का, वैसे वैसे ही इसका वाष्प दाब भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि राउल्ट्स लॉ ने कहा है, राउल्ट्स लॉ ने ये बताया है। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये हमारा x2 का ग्राफ दिखा रहा है, x2 के प्रेशर में इंक्रीज दिखा रहा है, x2 का जो वाष्प दाब है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये लाइन जो है ये दिखा रही है कि जो P1 है वो धीरे धीरे घट रहा है। इसका मतलब है कि x1 यानी कि मोल भिन्न 1 का जो घट रहा है उसकी वजह से प्रेशर यानी दाब भी घट रहा है। यही ये ग्राफ समझा रहा है आपको। बहुत ही, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप NCERT में पढ़ लीजिएगा, जो आपकी बुक प्रेस्क्राइब्ड है उसमें पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद एक बार फिर से ये वीडियो देखिएगा, आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, जैसे जैसे जब स्टार्टिंग हमने लिया था, शुरुआत की थी, तो हमने सिर्फ विलायक लिया था, और तब मोल फ्रैक्शन विलायक का 1 था, और मोल फ्रैक्शन जो हमारा ये है विलेय था उसका हमने 0 लिया था, क्योंकि तब एक भी पूर्ण विलेय का नहीं प्रेजेंट था। और फिर धीरे धीरे हमने विलेय बढ़ाया और x2 बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गया, और यहाँ पर जो हमारा विलायक है वो सबसे कम हो गया, ठीक है, यानी मिनिमम हो गया। और आप पाएंगे कि इसका जो प्रेशर है, इसका जो दाब है वो लीनियर रेखीय रूप से परिवर्तित हो रहा है, यानी धीरे देखिए देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है और वो घट रही है। और इसी प्रकार से x2 का जो प्रेशर है, x2 का जो दाब रहेगा वो धीरे 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 करके जो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही आसान है समझने के लिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। अब ये जो ग्राफ बताया गया है ये राउल्ट्स लॉ का स्पेसिफिक ग्राफ है, और इस ग्राफ से यानी इस राउल्ट्स लॉ से हम 3 बातें जो हैं हम नोट कर सकते हैं। इसके 3 परिणाम निकल रहे हैं। पहला कि किसी विलयन के कुल वाष्प के को उसके किसी अवयव के मोल अंश से संबंधित किया जाता है, ठीक है। क्या लिखा है कि कुल वाष्प को किसी अवयव के मोल अंश से संबंधित किया जाता है, ठीक है। और इसी दूसरा जो हमने फैक्टर लिखा, जो हमारा परिणाम है वो है किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 2 के मोल अंश के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है, ठीक है। इसी प्रकार से शुद्ध अवयव 1 और 2 के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 1 के मोल अंश के बढ़ने से कम या ज़्यादा होता है। यही जो 3 बातें हैं कि जो हमारा, अब हम जो डाल्टन नियम है उसका यूज़ करके हम कुल वाष्प दाब निकाल सकते हैं। कैसे? हम डाल्टन नियम, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था उसके अनुसार, डाल्टन नियम के अनुसार जो हमारा कुल वाष्प दाब होता है वो आंशिक, जो उसमें कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके आंशिक दाबों के जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हमने सोल्यूशन अभी लिया, जो हमने अभी मिक्सचर देखा, उसमें कितने कंपोनेंट, कितने हमारे कंपोनेंट प्रेजेंट है, वो 2 थे, ठीक है, एक विलेय और एक विलायक, विलेय और विलायक। तो ठीक है, तो डाल्टन नियम के अनुसार हमारा P1 प्लस P2 हमें क्या दे देगा? कुल वाष्प दाब दे देगा, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P कुल से, ठीक है। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर 2 अवयव अगर हम लेते हैं तो उसका जो कुल वाष्प दाब रहेगा दोनों के मोल अंश के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होगा, ठीक है। और ये हम देख पा रहे हैं इस ग्राफ में, ठीक है। अब बहुत क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे जो कि रहेगा हमारा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस, ठीक है। थैंक यू ऑल।